हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और अपन बात कर रहे हैं सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय महाकाल। फटाफट से जुड़ जाइएगा क्लास के साथ में। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आपके नॉसेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और सारे ही क्वेश्चन जो है वो आजकल क्लिनिकल बेस्ड आते हैं, तो सभी का जो है वो लिंक एक ही सब्जेक्ट के साथ में रहेगा, राइट। वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। और 100 डेज़ का कोर्स है आपका, तो आप सभी का स्वागत है 100 डेज़ कोर्स के अंदर कि जल्दी से जो है वो अपन फटाफट से तैयारी, एक अच्छी तैयारी करें और जो है वो सीट निकाल के बताएं और एक सफलता की तरफ अग्रसर हो, राइट। तो सभी को गुड इवनिंग। चलिएगा स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। जय माता दी, जय माता दी। चलिएगा सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं स्टार्टिंग से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले अपन जो बात करेंगे, राइट, वो बात करेंगे अपन इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। चलिएगा, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग में अपन पहले सबसे पहले एक ही वर्ड यूज करेंगे, नर्सिंग। तो ये जो वर्ड है वो एक कैसा वर्ड है? एक लेटिन वर्ड है। आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा वर्ड है? लेटिन है। और लेटिन वर्ड कौन सा है? न्यूटायर है। क्या मतलब वर्ड है आपका? न्यूटायर वर्ड से बना हुआ है, लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, टू नरिश, टू सपोर्ट, टू चेरिश, राइट। अगर न्यूटायर वर्ड, नर्सिंग जो बना हुआ है वो एक न्यूटायर वर्ड से जो है वो आपका वर्ड है, टू प्रोटेक्ट, टू नरिश, टू सपोर्ट और टू चेरिश, इसका मतलब है, राइट। चलिएगा नेक्स्ट आपका न्यूटायर के बाद में बात करते हैं कि नर्सिंग कहाँ से आई है। उसके लिए पढ़ लेते हैं कि नर्सिंग जो है वो किस तरह से यहाँ पे आपकी इनोग्रेशन सबसे पहले किसने किया था। तो अपन कह रहे हैं कि जो लेडी विद द लैम्प थी, कौन थी? लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किसको कहा गया है? लेडी विद द लैम्प तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा गया है। किसको कहा गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा गया है? लेडी विद द लैम्प। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं, राइट, कि लेडी विद द लैम्प जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो है वो लैंप लेके लोगों की सर्विस की थी। क्या की थी? लैंप लेके लोगों की सर्विस की थी, इसलिए इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही लेडी विद द लैम्प कहा गया। किस तरह से ये हिस्ट्री आती है लेडी विद द लैम्प की, उसकी बात करेंगे। पर अपन कह रहे हैं कि इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं नर्सिंग मदर। क्या बोलते हैं? नर्सिंग मदर के नाम से जाना जाता है, राइट। क्योंकि यही जो थी वो क्या थी? पीनियर थी आपकी नर्सिंग की। अगर अपन ये बात करें कि पीनियर ऑफ नर्सिंग, पीनियर ऑफ नर्सिंग की अगर बात करें तो ये दोनों ही नाम जो हैं वो एक ही नाम पे जाते हैं कि आपकी नर्सिंग की मदर कौन सी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पीनियर ऑफ नर्सिंग कौन से है? वो भी आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। तो एक ही नाम आपके जहन में आ रहा है कि बार बार यही नाम जो है वो आ रहा है सुनने के अंदर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि इन्होंने ही नर्सिंग की शुरुआत की थी सबसे पहले, राइट। जब शुरुआत की और इतने अच्छे काम किए गए तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने की, कब कहाँ पे बर्थ हुआ, कहाँ पे जो है इनकी डेथ हुई, इन्होंने क्या क्या काम किए, कौन कौन से अवार्ड्स मिले, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिएगा, बिल्कुल ये क्लास जो है वो लाइव है। ये क्लास जो है वो लाइव है। आपने लाइव बैच परचेज किया है तो बिल्कुल क्लास जो है वो लाइव है, राइट। चलिएगा नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि अगर इसने किया है तो अपन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न ऑन 12 मई 1820, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। कब बॉर्न हुई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल?
फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न हुई है 12 मई 1820 के अंदर, राइट। हाँ, इंतजार आपका खत्म हुआ, आ गए हैं, अभी क्लास स्टार्ट कर दिया है। हाँ, नोट्स बना रहे हैं तो आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। चलिएगा, ज़्यादा फास्ट है तो भी बता दीजिए, स्लो है तो भी बता दीजिएगा। चलिएगा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बॉर्न कहाँ पे कब हुआ है? 12 मई 1820 को जन्म हुआ है। और जन्म का प्लेस क्या था? जन्म का जो प्लेस था, राइट, वो कौन सा था आपका? इटली था। क्या था? इटली, राइट। ये आपको ध्यान रखना, जन्म का प्लेस कौन सा था? इटली जन्म का प्लेस था। 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे काम किए गए कि ये 12 मई सेलिब्रेट की जाती हैं। तो 12 मई जो है आपका सेलिब्रेटेड एट इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? राइट, बहुत फास्ट है, स्लो कर देंगे, चलिए आराम से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 मई सेलिब्रेटेड एट इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा, अब 12 मई 1820 में जब पैदा हो गए तो इनके पैदा होने पे जो है वो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई होगी? उनके पेरेंट्स को हुई होगी, राइट। तो पेरेंट्स को हुई है तो उनके पेरेंट्स के नाम यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो इनके फादर का नाम क्या था, इनकी मदर का क्या नेम था, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फादर नेम, राइट, इनके फादर कौन थे? तो इनके फादर का नाम था विलियम सोरे। क्या नाम था? विलियम सोरे नाइटिंगेल। विलियम सोरे नाइटिंगेल इनकी फादर का नाम था। और अगर इनकी मदर का नाम जाने कि इनकी मदर का क्या नाम था, मदर नेम, तो इनकी मदर का नेम था फ्रांसिस नाइटिंगेल, राइट। और नेक्स्ट इसका इनकी एक सिस्टर थी, तो सिस्टर का क्या नाम था? सिस्टर का नाम था पार्थोप। सिस्टर का नाम था पार्थोप। चलिएगा, ये चीजें अपन ने बात की हैं। फादर, हाँ, एडवर्ड विलियम सोरे नाम है इसका पूरा। फादर का नाम एडवर्ड विलियम सोरे जो है वो पूरा नाम है, राइट। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ, ध्यान दीजिएगा। प्लेस कौन सा था? इटली के अंदर इनका जन्म हुआ है, इटली से बॉर्न हुई है, राइट। नेक्स्ट, 12 मई को जब ये इन्होंने इतने अच्छे काम किए होंगे तभी तो सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, फादर का नाम क्या है? विलियम सोरे नाइटिंगेल। क्या नाम है? विलियम सोरे नाइटिंगेल फादर का नाम है। मदर का नाम क्या है? फ्रांसिस नाइटिंगेल। क्या नाम है? फ्रांसिस नाइटिंगेल। नेक्स्ट, सिस्टर का नाम क्या है? पार्थोप नाम है। सिस्टर का क्या नाम है? पार्थोप नाम रखा गया है इनकी सिस्टर का। चलिएगा, नेक्स्ट मूव ऑन टू द उनकी जर्नी कैसी कैसी रही उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जर्नी क्या रही? तो जर्नी के ऊपर बात करते हैं। तो अपन कह रहे हैं 1853 के अंदर, 1853 के अंदर जो है आपका 1851 के अंदर इन्होंने एक केशरवर्थ के अंदर इन्होंने क्या किया? ट्रेनिंग चालू की थी। केशरवर्थ के अंदर इन्होंने अपने काम की ट्रेनिंग चालू की, इन्होंने लर्निंग किया है। यहाँ पे जो भी सीखा है, जो भी काम इन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? केसरवर्थ हॉस्पिटल से ली थी। केसरवर्थ एक जगह का नाम है, हॉस्पिटल भी है। तो केसरवर्थ के अंदर ट्रेनिंग ली थी। नेक्स्ट, अब आगे अपन कह रहे हैं कि 1853 के अंदर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जो ट्रेनिंग इन्होंने ज्वाइन की थी वो ट्रेनिंग इन्होंने क्या कर दी? कंप्लीट कर दी। ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग को क्या कर दिया गया? कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। किसके अंदर? सन 1853 के अंदर कंप्लीट कर दिया गया। मजे की बात ये देखिएगा कि जैसे ही इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, ठीक है, लक इतने अच्छे कि साहब 1854 के अंदर, 1854 के अंदर जो है वो एक वॉर हुआ, जिस वॉर का नाम था क्रीमियन वॉर।
क्या नाम था, क्रीमियन वॉर जो है उस युद्ध का नाम था। ये युद्ध के अंदर जो है वो काफी सैनिक जो है वो घायल हो गए, परेशान हो गए सारे लोग, और उन लोगों को, सैनिकों की जो है वो सेवा करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, उनकी हेल्प करने के लिए जो है वो हेल्प करने के लिए लोग जो है वो आ नहीं रहे थे। तो इन्होंने जो है वो पूरी हेल्प की, राइट। तो इन्होंने क्या हेल्प की इस क्रीमियन वॉर के अंदर, कि क्रीमियन वॉर में जब दिन में तो युद्ध चलते थे और रात को जब युद्ध शांत हो जाता तो ये पूरे वहां पे जाते थे और वहां पे ट्रेनिंग जो है लोगों को क्या करते, सेवा करते थे वहां पे जाके, राइट। अब रात में दिखता नहीं था तो वो लैंप लेके जाते थे और उनकी सेवा करते थे, राइट। तो इसलिए क्या किया इस क्रीमियन वॉर में, ठीक है, सी served to soldiers, she served to persons with the help of lamp. That's why she known as लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से इसको जाना गया क्योंकि उस सैनिकों की सेवा की थी इन्होंने, राइट। इसलिए इसको 1854 के अंदर क्रीमियन वॉर हुआ और इन्होंने सेवा का फुल भरपूर फायदा उठाया, लोगों की सेवा की, तन मन धन सबसे सेवा की, तभी जो है वो इतना अच्छा काम किया। तो इन्होंने बाद में क्या किया कि यहाँ पे 1860 के अंदर क्या किया, 1860 के अंदर इन्होंने अपना क्या कर दिया, एक सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर, सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग ओपन किया। क्या किया, सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर, वहीं पे केसरवर्थ पे ही, ठीक है, क्या किया, केशरवर्थ के अंदर ही आपका नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया। इन्होंने एक कॉलेज खोली जहां पे लोगों को और ट्रेनिंग दे सके, ठीक है। हाँ, आर का थोड़ा सा इश्यू है, आर को थोड़ा सा समझिएगा, पूरी चीज जो है मैं आपको बोल के लिखा रहा हूं तो आप थोड़ा सा आर की स्पेलिंग जो भी है उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, राइट। चलिएगा नेक्स्ट, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग इन्होंने ओपन की वहां पे। जब इतनी सेवा इन्होंने की वहां पे क्रीमियन वॉर के अंदर और यहाँ पे स्कूल ओपन किया, खूब स्टूडेंट्स आने लगे, राइट। और अब क्या किया, जब लोगों को पता चला वहां की रानी को, तो 1885 के अंदर जो है वो क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया, इनको रेड क्रॉस अवार्ड दिया गया, रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड किसने दिया था, क्वीन विक्टोरिया ने दिया था, राइट। और नेक्स्ट आपका क्या है, रेड क्रॉस अवार्ड बनाया गया था, ठीक है। इसको अवार्ड किया गया था, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया, रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया। किसने किया, क्वीन विक्टोरिया ने किया था 1885 के अंदर। अब साहब इतने प्रचलन में आ गई ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कि साहब लोगों ने जो है वो क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, गाने लिखने स्टार्ट कर दिए, राइट। तो एक नर्सिंग प्लस लिखी गई थी, तो 1893 के अंदर एक चीज लिखी गई थी जिसको बोला गया नर्सिंग प्लस। क्या, नर्सिंग प्लस लिखा गया। और नर्सिंग प्लस जो है, ठीक है, वो किसने लिखा और गाया, तो यहां पे नाम आता है लिस्ट्रा एंड ग्रीटर। लिस्ट्रा और ग्रीटर ने 1893 के अंदर नर्सिंग प्लस लिखी, ठीक है, और नर्सिंग प्लस लिख के उसको गाया, ठीक है, किस सन के अंदर, 1893 के अंदर, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नर्सिंग प्लस कब लिखी गई थी, 1893 के अंदर लिखी गई। नेक्स्ट, किसने लिखा और गाया, तो लिस्ट्रा ने लिखा और ग्रीटर ने गाया है, तो लिस्ट्रा एंड ग्रीटर, राइट। इसके बारे में बात की गई। नेक्स्ट, 1893 के बाद में और क्या चीजें हुई, तो नर्सिंग जो है वो इंडिया के अंदर आई। सबसे फर्स्ट जो नर्स थी आपकी वो केसरबाई नर्स थी, इंडिया की सबसे पहली ट्रेंड नर्स, ठीक है, इन इंडिया
इन इंडिया फर्स्ट trained nurse known as Kesarbai. She is from Maharashtra. She is from Maharashtra. केसरबाई, ठीक है, कहाँ से बनी थी ये? महाराष्ट्र की थी। और महाराष्ट्र ने जो है इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन नर्स जो है वो केसरबाई नाम था। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, राइट। क्योंकि कोलकाता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1700 के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो सैनिक घायल हो रहे थे, जो मर रहे थे, उनकी जो है वो सेवा करने के लिए क्या किया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया गया। वो यहाँ पे नहीं आ सकी तो उन्होंने अपने क्या किया, जो भी आपके आगे स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स को यहाँ भेजा गया। यहाँ पे इंडिया के अंदर भी जो है वो क्या किया, नर्सों को ट्रेंड किया गया। और उसी की बदौलत आप जो है वो एक नर्सिंग फील्ड के अंदर है, एक प्रोफेशन के अंदर है, राइट। और आप सभी होपफुली जो है वो सभी अच्छी सेवा करेंगे, राइट। चलिएगा नेक्स्ट। तो ये इंडिया द फर्स्ट ट्रेन नर्स नोन एज द केसरबाई। और उसके बाद में ये जो है वो चलता रहा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इनके बारे में। फिर क्या हुआ, इतनी सेवा की तो लास्ट में आपको पता है कि दुनिया छोड़ के जाना होता है और अच्छे लोग कुछ जल्दी चले जाते हैं। तो इनका जो डेथ हुई थी, क्या हुई, इनकी जो डेथ हुई थी, राइट, वो कब हुई थी आपकी? 13 अगस्त 1910 को। 13 अगस्त 1910 को इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और डेथ जो हुई वो कहाँ पे हुई? लंदन के अंदर। कहाँ पे हुई? लंदन के अंदर इनकी डेथ हुई। पर जब बड़े लोग मरते हैं तो उनकी तो चॉइसेस भी होती है कि जहां पे इनका जन्म हुआ है वहीं पे ले जाके जो है वो क्या किया है, राइट, वहीं पे जाके जो है वो फ्यूनरल किया जाएगा। तो इनका जो फ्यूनरल हुआ था 21 अगस्त 1910, राइट, 21 अगस्त 1910 को क्या किया गया? इनका फ्यूनरल किया गया। क्या किया गया? इनका फ्यूनरल किया गया, राइट। कहाँ पे किया गया फ्यूनरल? वहीं पे इटली के अंदर जहां इनका जन्म हुआ था, वहीं पे इनका क्या किया गया? दाह संस्कार किया गया था, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। 13 अगस्त 1910 को इसकी डेथ हो गई थी, राइट, लंदन के अंदर हुई थी। पर ये बड़े लोग थे इसलिए इनकी चॉइस पूछी गई थी कि कहाँ पे जाके जो है वो फ्यूनरल किया जाए। तो बड़े लोगों को उसी जगह पे जो है वो ले जाते हैं। तो 21 अगस्त 1910 फ्यूनरल हुआ था इटली के अंदर, राइट, और दफना दिया गया था वहां ले जाके। तो 21 अगस्त 1910 को इनका फ्यूनरल टाइम है और डेथ टाइमिंग 13 अगस्त 1910 को है। इसलिए उनका जो डेथ का टाइमिंग हमेशा 13 अगस्त 1910 को गिना जाता है। नेक्स्ट, इसका कारण क्या था? डेथ के पीछे रीजन क्या था, राइट। तो अगर अपन डेथ कॉज फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें? डेथ कॉज फाइंड आउट करें तो डेथ का कारण जो था वो था कॉलेरा। क्या था? कॉलेरा था। अब देखो कॉलेरा क्यों होता है? इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड फूड मटेरियल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इन्फेक्टेड फूड मटेरियल की वजह से। तो कॉलेरा का जो कारण था वो क्या था? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब देखिए साहब, जिसने पूरी जिंदगी भर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो सबसे ज्यादा हाइजीन पे ध्यान दिया गया था, राइट। और जब इन्फेक्शन के लिए उन्होंने काम किया, लोगों की सर्व की, सेवा की, राइट, इन्फेक्शन के लिए काम किया कि साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में। और लास्ट में उनकी खुद की डेथ जो हुई वो इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से हुई, कॉलेरा की वजह से हुई, राइट। और कॉलेरा में ऐसा स्पेशल क्या होता है? तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, राइस वाटरी स्टूल होता है इसके अंदर। कैसा होता है? राइस वाटरी स्टूल। कैसा स्टूल आता है? राइस वाटरी स्टूल जो है वो इसका कॉमन फीचर है कॉलेरा का, राइट। चलिएगा, तो डेथ का कॉज अपने को पता लग गया कि डेथ किसकी वजह से हुई थी, राइट। अब चलिएगा, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो है वो अपन ने बात की। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज की और बात करनी पड़ेगी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब इतनी बड़े हुए हैं तो इन्होंने जरूर कुछ न कुछ जो है वो प्रतिस्थापन किया होगा, एक ने एक थियरी तो दी ही होगी। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी दी है, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी दी है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थियरी दी है? तो इन्वायरमेंटल थियरी दी है। कौन सी थियरी दी है? इन्वायरमेंटल थियरी, राइट। इन्वायरमेंटल थियरी इज गिवन बाय
is given by Florence Nightingale। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने थियरी कौन सी दी थी? तो अगर थियरी की बात करें तो वो इन्वायरमेंटल थियरी दी गई थी। तो बात कर लेते हैं इस थियरी के बारे में कि साहब थियरी की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। इतने बड़े लोग थे, इन्होंने पूरा जो है वो प्रोफेशन खड़ा किया, तो इस थियरी में इतना दमखम था क्या? तो इतना दमखम इस थियरी में ये था कि साहब इन्होंने ये कहा कि साफ सुथरा वातावरण, इसका मतलब है कि वहाँ पे एक तो क्या होनी चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, नेचुरल एयर होनी चाहिए, नेक्स्ट आपका सेफ वाटर होना चाहिए, नेक्स्ट अच्छा न्यूट्रिशन खाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, राइट। या फिर क्या होना चाहिए? क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन। ये सभी चीजों पे इन्होंने जो है वो जोर दिया कि साहब ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, राइट। क्या? लाइट होना जरूरी है, नेचुरल लाइट की बात की थी इन्होंने, नेचुरल लाइट से हीलिंग बहुत अच्छी होती है। एयर, अगर फ्रेश एयर रहेगी तो वुंड भी हील हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एंड नेक्स्ट वाटर, न्यूट्रिशनल फूड, अच्छा खाना खाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड नेक्स्ट द क्रॉस वेंटिलेशन, जब क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा तो जो है वो बीमारियां इधर उधर नहीं होगी, राइट। आपकी एक पर्सन कोई भी बीमार है तो क्या हो सकता है, आपके दूसरे पर्सन को नहीं हो, इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, राइट। टीबी वीबी की समस्याएं तो कम से कम नहीं होगी क्रॉस वेंटिलेशन से, राइट। देखिए भैया, जो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है वो जिस दिन आएंगे उस दिन जो है वो आपकी लंका लगा डालेंगे, राइट। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन को अपन छोड़ देते हैं, और इंट्रोडक्शन को अगर छोड़ देंगे, राइट, तो पार्ट तो है, और जब सवाल आएंगे और अपन गलत करके आएंगे और एक सवाल भी गलत हुआ, इसका मतलब है कि लगभग 1000 से 2000 की रैंक से नीचे आ जाना है, राइट। और ये वो सवाल हैं जो सभी लोग पढ़ के जाते ही जाते हैं, राइट। तो जितना आप इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपने जब सिलेबस ले लिया कि साहब सिलेबस पूरा पढ़ना है, जिम्मेदारी मेरी है, राइट। ये वैसा ही है जैसा आप बफे सिस्टम के अंदर खाने जाते हैं, राइट। अगर आपको इनविटेशन मिला हो बफे सिस्टम का, राइट, और वहाँ गए और आपने सिर्फ जो है वो आपने स्टार्टिंग के जो है वो सैलेड वगैरह खा के और ख़त्म कर दिया, या एक ही काउंटर पे जाके आपने अगर मिठाइयाँ खा ली और बाकी आपने छोड़ दिया फास्ट फूड वगैरह, और आपका दोस्त उसी शादी में जब नेक्स्ट डे मिलता है, राइट, तो वो कहता है कि साहब वो आपने खाई क्या, ये ट्राई की क्या, इटालियन खाया क्या, चाइनीज़ खाया क्या, और आप कह नहीं खाया यार, बोले सबसे टेस्टी जो था वही चीज़ थी। तो यही है एक सिलेबस का मजा, कि सिलेबस अगर आपने पूरा परचेज किया तो पूरी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। जब आप बुफे सिस्टम में जा रहे हैं, यू शुड टेस्ट एवरीथिंग, आपको हर एक टॉपिक को जो है वो पढ़ना है, राइट। तभी आप जो है वो श्योर हो पाएंगे कि साहब सवाल कहीं से भी पूछ लो, राइट, हम जो है वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, राइट। आपकी कॉलेज में नहीं पढ़ाया है उसका कोई इश्यू नहीं है, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, राइट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो एग्जाम के लिए जितना जरूरी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, राइट। पूरा सिलेबस भी कराएंगे और सारी चीजें जो है वो बताएंगे। चलिएगा, तो इन्वायरमेंटल थियरी के बारे में जो है अपन ने बताया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी, राइट, और इनके ये जो है वो फैक्टर्स है। चलिएगा नेक्स्ट, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो है वो अपन ने पढ़ा इतना सारा। अब आगे बात करते हैं कुछ थियरी की, किसकी बात करते हैं, कुछ थियरीज की बात करते हैं। तो चलिएगा हेडिंग डालिएगा नर्सिंग थियरीज। किसके बारे में बात करेंगे? नर्सिंग थियरीज के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग की कौन कौन सी थियरीज है, तो चलिएगा अपन स्टार्टिंग करते हैं थियरीज के बारे में, राइट। सबसे फर्स्ट जो थियरी थी आपकी नर्सिंग में वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी, इन्वायरमेंटल थियरी। कौन सी थियरी थी? इन्वायरमेंटल थियरी। तो अपन यहां पे पहले नाम मेंशन कर देते हैं कौन कौन सी थियरी है। इन्वायरमेंटल थियरी। सेकेंड जो थियरी है आपकी इन्वायरमेंटल थियरी किसने दी थी? तो यहां पे सीधा नाम लिखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एग्जाम में सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, ये थियरी जो है वो किसने दी है, राइट, वो आपको ध्यान में रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। सेकेंड थियरी
सेल्फ केयर थियरी, सेल्फ केयर थियरी जो है वो ऑरेम्स ने दी है। किसने दी है? ऑरेम्स ने दी है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर की जो थियरी है, राइट, उसको बोलते हैं IPR थियरी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थियरी, जो आपके पेपलव ने दी है, पेपलव। नेक्स्ट आपकी थियरी है 14 नीड थियरी, 14 जरूरतें, 14 नीड थियरी। 14 नीड थियरी जो है वो वर्जीनिया हेंडरसन ने दी है, वर्जीनिया हेंडरसन। नेक्स्ट आपका अगली थियरी है, जब 21 की ज़रूरतें हैं तो ज़रूरतों को पूरा करने में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, राइट, तो 21 प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग, 21 प्रॉब्लम्स थियरी, ये किसने दी है? ये अब्दुल्ला भाई साहब ने दी है। किसने दी है? अब्दुल्ला ने जो थियरी दी है उसको 21 प्रॉब्लम्स थियरी के नाम से जाना जाता है, राइट। चलिएगा नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट आपकी थियरी, नेक्स्ट थियरी में अपन कहेंगे और कौन सी थियरी है, तो अपन कह रहे हैं स्ट्रेस अडेप्टेशन थियरी, स्ट्रेस अडेप्टेशन, स्ट्रेस अडेप्टेशन थियरी। स्ट्रेस अडेप्टेशन थियरी जो है वो किसने दिया था? बैटी न्यूमैन ने। किसने दिया था? बैटी न्यूमैन। बैटी न्यूमैन। नेक्स्ट रॉयज भाई साहब जो थे, रॉयज, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं अडेप्टेशन मॉडल, अडेप्टेशन मॉडल। नेक्स्ट आपका थियरी है 8 नंबर का, जिसका नाम है आपका गोल अटेनमेंट थियरी, गोल अटेनमेंट थियरी, जो आपके भाई साहब ने दिया था, किंग्स ने। नेक्स्ट 9 नंबर थियरी नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस थियरी। नर्सिंग प्रोसेस जो है वो आइडा सरलैंडो ने दिया है, आइडा आर्लैंडो। नेक्स्ट थियरी है आपकी 10 नंबर की, जिसने दिया है ट्रांसकल्चरल थियरी, ट्रांसकल्चरल थियरी। किसने लिखा है ट्रांसकल्चरल? ट्रांसकल्चरल लिखा है एम लेनिंजर ने, एम लेनिंजर ने। चलिएगा, तो ये कुछ थियरीज हैं जिसके बारे में अपन ने बात की, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे शांति से, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ठीक है। चलिएगा, टेंशन नहीं करिएगा, नाम याद नहीं हो रहे हैं तो नाम आपको मैं याद करवा दूंगा, ये हमारी है, ठीक है। ज़्यादा फास्ट है तो धीरे चल लेंगे, ब्रेक लगा देंगे, बिल्कुल गाड़ी में ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक लगवा देंगे। और स्पीड अगर स्लो है तो बता दीजिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे, एक्सीलेटर भी है हमारे पास। चलिए देखिएगा, अभी नर्सिंग थियरीज कौन कौन सी है। तो नर्सिंग थियरीज में सबसे पहली थियरी अपन ने पढ़ी है, उस थियरी का नाम है आपका एनवायरमेंटल थियरी। कौन सी थियरी है? एनवायरमेंटल थियरी। और दी किसने है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। नेक्स्ट है आपकी सेल्फ केयर थियरी, सेल्फ, ओरेम, ठीक है। ओरेम जो है वो सेल्फिश बंदा है। किसका है? सेल्फिश बंदा है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है तो थियरी याद हो जाएगी आपका। सेल्फ, सेल्फिश कौन है? ओरेम्स जो है वो काफी सेल्फिश है, राइट। नेक्स्ट IPR थियरी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थियरी, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो थियरी है, तो IPR कौन बनाता है? पप्पू बनाता है भाई साहब, बहुत फेमस नाम है पप्पू। तो पेपलव, पेपलव हमेशा जो है वो क्या करता है? कम्युनिकेशन में अच्छा है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना, IPR थियरी पेपलव ने दी है। नेक्स्ट 14 नीड थियरी, 14 जरूरतें, 14 जरूरतें वर्जीनिया हेंडरसन ने दी है। इन्होंने जो है वो 14 नीड थियरी दी है कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए जो है वो जरूरतें 14 होती हैं, इन 14 जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। तो वर्जीनिया हेंडरसन ने 14 नीड थियरी दी है। नेक्स्ट 21 प्रॉब्लम्स, 14 जरूरतों को जब पूरा करने जाओगे तो क्या होगा? 21 प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ेगा।
राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 21 प्रॉब्लम्स जो है वो किसने दी है? अब्दुल्ला ने दी है। किसने दी है? अब्दुल्ला ने दी है। तो ये नाम आपको याद रह जाएंगे आसानी से, राइट। चलिएगा नेक्स्ट थियरी, स्ट्रेस अडेप्टेशन थियरी। स्ट्रेस को अडॉप्ट करना है भैया। अगर स्ट्रेस को अडॉप्ट नहीं किया तो स्ट्रेस आपको खा जाएगा, राइट। इसलिए आप क्या करो, स्ट्रेस को खा जाओ, स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लो, राइट। तो ये कौन कहता है? ये बैटी न्यूमैन कहता है। कौन कहता है? बैटी न्यूमैन कहता है। और बैटी न्यूमैन की बहुत अच्छी कहानी है, राइट। वो आपको ध्यान रखनी है कि बैटी न्यूमैन क्या स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लो, नहीं तो स्ट्रेस आपको अडॉप्ट कर लेगा, राइट। और स्ट्रेस ने आपको अडॉप्ट कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा? आप उस स्ट्रेस में घिर जाओगे। आपका जो है वो क्या हो जाना है? बेड़ा पार हो जाना है, राइट। सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने लगोगे। तो स्ट्रेस को अडॉप्ट करना सीखो, राइट। ये बैटी न्यूमैन कहता है, राइट। नेक्स्ट अडॉप्टेशन मॉडल, ठीक है। चीजों को किस तरह से होगी, किस तरह से चल रही हैं चीजें, उन चीजों को अडॉप्ट करना डेली लाइफ की। स्ट्रेस को नहीं, यहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस को अडॉप्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है वो सिर्फ अडेप्टेशन है, माहौल को अडॉप्ट करना है, राइट। आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उसको अडॉप्ट करना है। कुछ चेंज हुआ उसको अडॉप्ट करना है। आपकी बॉडी में कुछ लॉसेस हुए हैं उसको अडॉप्ट करना है, राइट। जैसे मान लीजिए एक ओल्ड एज आदमी है और वो कह रहा है कि साहब मेरे को पहला इतना सुनाई देता था, राइट, और अब मेरे को सुनाई नहीं देता है और मेरे को क्या हो रहा है? टेंशन हो रही है, राइट। तो ये तो अडॉप्ट करने वाली चीजें हैं, राइट। क्योंकि एज फैक्टर को अडॉप्ट करना जरूरी है। जब तक आप एज फैक्टर को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप परेशान रहोगे, राइट। एज है तो ऐसा होगा, ये आपको मानना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये अडेप्टेशन मॉडल है रॉयज का। क्या है? रॉयज जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। गोल अटेनमेंट थियरी, तो देखो गोल किसका होना चाहिए? राजा का हमेशा गोल होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए? राजा का हमेशा गोल होना चाहिए जिंदगी में, राइट। नहीं तो लोग जो है उसको गद्दी से हटा देंगे कि साहब हट जाओ, आपका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप करोगे क्या, राइट। तो ये आपका गोल होना चाहिए। जिस तरह आपका गोल है, आप सभी जो है वो राजा हैं, रानियां हैं, उस सभी से आपको क्या करना है? आपके गोल को अचीव करना है। कौन सा गोल है आपका? गोल है एक ही कि साहब नॉर्थ साइड को क्या करना है? पार करना है, फाड़ के रख देना है। तो यही चीज आपका गोल होना चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस तो नर्सिंग की जान है भैया, राइट। क्योंकि बिना किसी असेसमेंट के, डायग्नोसिस के, प्लानिंग के, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन की बगैर नर्सिंग में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये नर्सिंग प्रोसेस किसने दिया है? तो ये आइडा ऑरलैंडो ने दिया है। किसने दिया है? आइडा ऑरलैंडो ने। नेक्स्ट अब कह रहे हैं कि साहब सर्वधर्म संभावन, ठीक है। हम सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्म एक जैसे हैं। जब इनकी बात आप कर रहे हैं तो क्या हुआ? ट्रांस कल्चरल, सभी की अलग अलग कल्चर है और अलग अलग कल्चर में लोगों को क्या करना? अडॉप्ट करना, राइट। उन सभी को ट्रीटमेंट करना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी रिचुअल्स को समझना, उसकी जो बिलीफ है, उनकी जो फेथ है, उन सभी को भी समझना है, राइट। और आपको केयर प्रोवाइड करनी है। ऐसा किसके बारे में कहा गया है? ऐसा एम लेनिंजर ने कहा है। एम लेनिंजर ने कहा है कि ट्रांस कल्चरल आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज है आपकी सारी थियरीज। तो कौन सी थियरी किसने दी है ये अपन ने यहाँ पे बात की। आगे बात करते हैं कि सब जो भी थियरी है, नर्सिंग थियरीज है सारी, नर्सिंग थियरीज, नर्सिंग थियरीज का कुछ पैराडिगम है। क्या है? कुछ पैराडिगम है। अगर पैराडिगम का क्वेश्चन आए कि पैराडिगम कितने पैराडिगम है, तो साहब 4 पैराडिगम है। 4 चीजों को अपन जो है वो लेके नर्सिंग में पढ़ाई करते हैं, राइट। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? पहला है साहब पर्सन। क्या है? पहला है पर्सन। और पर्सन हो चाहे पेशेंट हो, क्या हो? पर्सन हो चाहे पेशेंट हो। अगर इसने क्या किया? इन्वायरमेंटल का मिसयूज किया तो इसका क्या होगा? इसका हेल्थ खराब होगा। और हेल्थ जब खराब होगी तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उसी तरह जो है वो हॉस्पिटल में एक ही आदमी उसकी हेल्प करने वाला होगा, वो होगा नर्सिंग ऑफिसर। नर्स जो है उसकी केयर करेगी, राइट। तो इसलिए आपका पैराडिगम्स जो है वो नर्सिंग थ्योरीज के, उसमें अपन 4 हेडिंग्स पे काम करते हैं, राइट। और तरीका कौन सा है? पर्सन, सबसे पहला आदमी, इंसान जो है वो इन्वायरमेंट को क्या करेगा? अगर जो है वो परेशान करेगा, उसके आदतों के अगेंस्ट चलेगा,
इन्वायरमेंट को जो है वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी हेल्थ बिगड़ेगी, और हेल्थ बिगड़ेगी तो कौन याद आएगी, नर्स याद आएगी, राइट, कि साहब अब सेवा कर लो, अब मैं जो है वो परेशान नहीं होना चाहता, तो ये नर्स ही सेवा करेगी। इसलिए ये 4 पैराडिगम्स है इन सभी थियरीज के लिए। हाँ, याद करने का ट्रिक आपको यही है, ऐसा ही याद करना पड़ेगा आपको, राइट। इसी तरह से अगर आप याद करेंगे तभी जो है वो क्या रहेगा, चीज़ें जो है वो सेट हो जाएगी, राइट। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो गए पैराडिगम्स। अब कुछ थ्योरीज के बारे में कुछ चीज़ें अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलिएगा, इन्वायरमेंटल थ्योरी अपन ने पढ़ ली, सिंपल सी चीज़ है, राइट। नर्स और नर्सिंग ऑफिसर अलग अलग होता है। अरे भैया, नर्सिंग ऑफिसर आप ही हो, राइट। अभी तो आप जो है वो नर्सिंग की ट्रेनिंग किए हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि जो है वो आपके अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं और आप सभी नर्सिंग ऑफिसर जो है वो उभर के आएंगे, राइट। सभी जो है वो नर्सिंग ऑफिसर्स बन के आएंगे, तभी खुशी होगी। अभी जो है वो पढ़ने का टाइम है, राइट। नर्स और नर्सिंग ऑफिसर में अलग है क्या है, इस फालतू वाली बातों से कोई मतलब नहीं है। आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, उसके बाद में इन सभी बातों पे जो है वो बहस की जाएगी। चलिएगा, पैराडिगम एग्जाम में आता है, 101% क्वेश्चन आता है पैराडिगम का, राइट। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थियरी अपन ने पढ़ ली, इन्वायरमेंटल थियरी। इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आपका हवा, पानी, लाइट जो है वो साफ सुथरे होने चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट आपका आपको ध्यान देना है आपकी 14 नीड थियरी पे। किस पे ध्यान देना है, 14 नीड थियरी। 14 नीड थियरी जो है वो वर्जीनिया हेंडरसन ने दी है। किसने दी है, वर्जीनिया हेंडरसन। नाम ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वर्जीनिया हेंडरसन, राइट। 14 जरूरतें नर्सिंग की, किसी इंसान की 14 जरूरतें हैं, राइट। वो कौन सी है, वर्जीनिया हेंडरसन ने दी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आता ही आता है कि वर्जीनिया हेंडरसन ने और कोई काम किया क्या अच्छा अपनी जिंदगी में, तो साहब बिल्कुल एक अच्छा काम किया है वर्जीनिया हेंडरसन ने। मॉडर्न नर्सिंग की डेफिनेशन दी है। मॉडर्न नर्सिंग डिफाइंड बाय हिम, डिफाइंड बाय हिम। मॉडर्न नर्सिंग की डेफिनेशन जो दी थी वो आपकी वर्जीनिया एंडरसन ने दी है। ध्यान रखना, आपने जो नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, वो क्या था कि नर्सिंग का जो भी आपने मेन डेफिनेशन याद किया था पूरा जो है वो 8-10 लाइन का डेफिनेशन है, राइट। कि नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ ए नर्स दैट इज टू असिस्ट इंडिविजुअल एंड द फैमिली। जो भी आपकी ये डेफिनेशन है, वो सारी डेफिनेशन जो है वो किसने दी है, वर्जीनिया हेंडरसन ने दी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नहीं दी है भैया, ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिएगा नेक्स्ट, वर्जीनिया 14 नीड कौन कौन सी है, सभी बेसिक नीड्स है, ऑल बेसिक नीड्स, सभी बेसिक जरूरतें जो थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका खाना, ठीक है, फूड, वाटर, ठीक है, एयर, स्ट्रेस अडेप्टेशन, इमोशन, राइट, एलिमिनेशन, नेक्स्ट एनवायरनमेंट, ये सभी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन, ये सभी जो भी जरूरतें थी वो सब बेसिक जरूरतें, राइट। इसके बारे में जो है वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। 14 नीड थ्योरी वर्जीनिया एंडरसन ने दी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मॉडर्न नर्सिंग को डिफाइन किसने किया है, मॉडर्न नर्सिंग को डिफाइन आपके वर्जीनिया एंडरसन ने किया है। नेक्स्ट आपकी कौन कौन सी बेसिक नीड्स थी, तो फूड, वाटर, एयर, स्ट्रेस, इमोशन, एलिमिनेशन, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, इन सभी के बारे में इन्होंने बात की थी। चलिएगा नेक्स्ट आपका बिल्कुल आशीर्वाद सभी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं उतना जो है वो 100 दिन की तैयारी कर लीजिए।
राइट। और 100 दिन की तैयारी के साथ में जो है वो जितना पढ़ा रहे हैं उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता नर्सिंग ऑफिसर बनने में, राइट। पर सवाल सिर्फ 2 ही चीजें हैं, 100 दिन की पूरी क्लासें अटेंड करना, याद करना, एक एक कंटेंट जो लाइनें लिखा रहे हैं वो सब याद करनी है, राइट। और उन लाइनों को जो है वो यथार्थ करना है कहाँ पे, राइट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। विदाउट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए बगैर आपका जो है वो बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इतना आसान नहीं है नर्सिंग ऑफिसर बनना, राइट। थोड़ा सा जो है वो सिटिंग चाहिएगा, आपको क्लासें कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, राइट। और नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके सवालों को देखना पड़ेगा, सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको क्या कर सकते हैं, राइट, तभी आप जो है वो आगे नॉर्थ साइड को पार कर सकते हैं, राइट। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी थ्योरी की, जिसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी। क्या बोलते हैं, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी। नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी। नर्सिंग प्रोसेस जो थ्योरी है वो किसने दी है, आइडा ऑरलैंडो ने। आइडा ऑरलैंडो ने जो है वो नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी दी है। अब देखिएगा, आइडा ऑरलैंडो ने जो थ्योरी दी है वो नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस के क्या होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, राइट। कौन कौन से स्टेप्स है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। कौन सा स्टेप है, असेसमेंट स्टेप है। सेकंड स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस। कौन सा है, नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड है आपका प्लानिंग। नेक्स्ट फोर्थ इज द इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट इज द इवैल्यूएशन। ये आपके 5 स्टेप्स है नर्सिंग प्रोसेस के। और नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नर्सिंग प्रोसेस अगर इसको डिफाइन करें नर्सिंग प्रोसेस को, तो अपन कहते हैं इट इज ए systematic process of giving nursing care to individual and family, right। नेक्स्ट अब देखिएगा नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इस चीज समझ आ गई होगी, आगे भी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में काफी डिटेल से, राइट। चलिएगा, गुड इवनिंग। जो लेट जुड़ रहे हैं उनको सभी को गुड इवनिंग। चलिएगा नेक्स्ट, नर्सिंग प्रोसेस किसने दिया है, ठीक है, आइडा ऑरलैंडो ने दिया है। क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, समझो डेफिनेशन को। इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका, राइट। कर क्या रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, गिविंग द नर्सिंग केयर। किसको दे रहे हैं नर्सिंग केयर, एवरी इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को, उसकी फैमिली को, सभी की केयर कर रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, उसको अपन कह रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स कितने हैं, तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस। बात समझ में आई। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नर्सिंग प्रोसेस थियरी जो है वो कंप्लीट है। आगे बात करते हैं कि साहब पेप्लोव ने क्या कहा। पेप्लोव तो बहुत मजेदार आदमी थे भाई साहब। इंटरपर्सनल, IPR, राइट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थियरी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी जो है वो किसने दी है, गिवन बाय पेप्लोव। किसने दी है, पेप्लोव ने दी है। इसका मतलब है पप्पू भाई साहब सिर्फ कम्युनिकेशन में जो है वो विश्वास रखते हैं। बिल्कुल आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है हम लोग लॉन्च कर देंगे। टेस्ट सीरीज भी आप जो है वो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी आप सब्जेक्टिव क्लासेस हैं तो आपके पास में जो भी अवेलेबल बुक है उसमें से क्वेश्चन करते रहें, राइट। और जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करें।
राइट। पैराडिगम का मतलब होता है कि थियरी को आपको इन पैराडिगम से पढ़नी है, मतलब अगर कभी भी आप थियरी पढ़ेंगे, जो भी थियरी, उसमें ये 4 चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी, वो पैराडिगम्स होते हैं, राइट। चलिएगा, नेक्स्ट आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थियरी, किसने दी है? पेपलव ने दी है। अब इन्होंने कहा क्या कि रिलेशनशिप के लिए जो है वो चीजें जरूरी हैं, तो आप हॉस्पिटल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि एक तो स्टेप्स दिए इन्होंने, दिया है प्री इंट्रोडक्टरी फेज। क्या दिया है? प्री इंट्रोडक्टरी फेज, राइट। नेक्स्ट जो फेज दिया है वो दिया है आपका ओरिएंटेशन फेज। क्या दिया है? ओरिएंटेशन फेज। नेक्स्ट फेज होती है वर्किंग फेज, वर्किंग फेज। इसके बाद में है टर्मिनेशन फेज, टर्मिनेशन फेज। देखिएगा इन टर्म्स में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, राइट। 1 2 3 एंड 4, राइट। प्री इंट्रोडक्टरी फेज, जब भी पेशेंट आपके पास आता है किसी और हॉस्पिटल से, राइट, आपके हॉस्पिटल में आ रहा है तो वो लोग कॉल करेंगे, राइट, कि हम इस फलाने पेशेंट को आपके हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। तो आपके पास में आप पेशेंट से इंट्रोड्यूस नहीं हुए, पर पेशेंट आने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन है आपके पास में कि इस नाम का मरीज आ रहा है, इस डिजीज से सफरर है, राइट। इसको बोलते हैं प्री इंट्रोडक्टरी फेज। क्या बोलते हैं? प्री इंट्रोडक्टरी फेज। नेक्स्ट ओरिएंटेशन फेज, जब मरीज आ जाता है और आप उससे रूबरू होते हैं, बात करते हैं, उससे ओरिएंट करवाते हैं कि साहब ये वार्ड है, यहाँ पे डॉक्टर रूम है, यहाँ पे नर्सिंग रूम है, राइट, यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, यहाँ पे जो है वो आपको मेडिसिन मिलेगी, ये आपका बेड है, ये काउच है, ये सारी चीजें आप ओरिएंट करवाएंगे, तो यहाँ पे पेशेंट रूबरू होता है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन में एक सवाल पूछा जाता है, ओरिएंटेशन में डिस्चार्ज की प्लानिंग हो जाती है। डिस्चार्ज प्लानिंग जो है वो किस फेज में हो जाती है? डिस्चार्ज की प्लानिंग आपके ओरिएंटेशन फेज में ही हो जाती है। किस फेज में हो जाती है? ओरिएंटेशन फेज में ही हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसा मत कह देना डिस्चार्ज की प्लानिंग टर्मिनेशन फेज में होती है, डिस्चार्ज में, इसमें नहीं होती है। ओरिएंटेशन फेज में जब भी पेशेंट आता है तभी आपको एक डिस्चार्ज की डेट लिखनी पड़ती है, राइट, कि मैं 5 दिन में इस मरीज को डिस्चार्ज कर दूंगा, 4 दिन में कर दूंगा, कितने दिन में, वो चीजें। नेक्स्ट, तो ओरिएंटेशन फेज टू फेज हो गया, डिस्चार्ज की प्लानिंग ओरिएंटेशन फेज में ही हो जाती है। नेक्स्ट वर्किंग फेज, अब आप यहाँ पे काम करेंगे मरीज के साथ में, जो मरीज को दिक्कतें हैं वो मरीज बताएगा आपको और आप काम करेंगे। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक तो होता है ट्रांसफरेंस। क्या होता है? ट्रांसफरेंस। और एक होता है काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस, ठीक है। ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब है कि जब मरीज किसी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में कोई रिलेशनशिप दिखाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस, राइट। जैसे कोई भी पेशेंट है, वो आप नर्सिंग कोई सेवा कर रही है, तो एक बाबूजी जो है वो एक दादा एडमिट है वहां पे, और वो आपको देख के बताता है ये तो मेरे पोते की तरह दिखता है, राइट, ये मेरी पोती की तरह दिखती है, ये तो मेरे लड़के की तरह दिखता है। अगर कोई रिलेशनशिप डेवलप करते हैं पेशेंट आपके साथ में, हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में, किसी डॉक्टर के साथ, किसी नर्सिंग ऑफिसर के साथ, किसी एचए के साथ में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। तो ट्रांसफरेंस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, पेशेंट का किसके साथ में रिलेशनशिप है? हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, राइट। तो पेशेंट का हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में रिलेशन बताते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट, काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब है आप सेवा कर रहे हैं किसी दादा की और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे दादाजी जैसे हैं, ये मेरे फादर जैसे हैं, ये मेरी मदर जैसे हैं, तो आपका उल्टा रिएक्शन है। हेल्थ प्रोफेशनल का क्या हुआ? हेल्थ प्रोफेशनल का, हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेशनशिप किसके साथ में दिखाते हैं? पेशेंट के साथ में, राइट। इस टर्म को बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस। क्या बोलते हैं? काउंटर ट्रांसफरेंस। बात समझ में आई?
तो ये वर्किंग फेज में जब आप काम करेंगे तब हो सकता है पेशेंट लंबे समय तक रुक रहा है, उसको आपसे अटैच हो जाए या आप उससे अटैच हो जाए, ये चीजें जो है वो ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस में आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्मिनेशन फेज, टर्मिनेशन फेज का मतलब है डिस्चार्ज से। क्या मतलब है? डिस्चार्ज से मतलब है जैसे ही मरीज ठीक हो गया या उसका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो अपन क्या करते हैं कि भाई साहब ठीक है, आप ठीक हो गए हैं, अभी आप घर जा सकते हैं, राइट। तो ये होगी डिस्चार्ज की प्लानिंग, राइट। तो इसमें जो है वो आपकी पेपलव ने जो थ्योरी दी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका कि साहब प्री इंट्रोडक्टरी फेज में कोई फेस टू फेस जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट ओरिएंटेशन फेज के अंदर ही डिस्चार्ज की प्लानिंग हो जाती है, मतलब ड्यूरिंग द एडमिशन ही डिस्चार्ज का प्लान कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट, वर्किंग फेज में दो चीजें होगी, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब है कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल से पेशेंट का अटैचमेंट हो जाता है। पेशेंट का अटैचमेंट किसके साथ में गिनता है? वो किसी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ गिनता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है? काउंटर ट्रांसफरेंस का हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेशनशिप किसके साथ में दिखता है? पेशेंट के साथ में दिखता है, तो उसको बोलते हैं। और टर्मिनेशन फेज में क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिएगा नेक्स्ट थियरी की बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियरीज के बारे में, राइट। बाकी सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। कभी जो है वो सवाल गलत नहीं होगा इन थियरीज के अंदर आपका, राइट। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, राइट। ऑरेम्स सेल्फ केयर थियरी, कौन सा? ऑरेम्स। और ऑरेम्स ने कौन सी थियरी दी है? सेल्फ केयर थियरी, राइट। सेल्फ केयर का मतलब क्या है? जब हॉस्पिटल में इंसान आया है, राइट, कोई भी बीमार था, सिक था ज्यादा, राइट, तो उसकी केयर, उस पेशेंट को इतना आप क्या कर दो, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइड कर दो कि वो अपनी डेली एक्टिविटी जो है, राइट, वो खुद कर सके, राइट। क्या हुआ? पेशेंट को क्या करना है? पेशेंट शुड डू ऑल द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, राइट। पेशेंट को इतना आप क्या कर दो, ठीक है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट कर दो। इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट कर लो कि उसकी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, राइट, क्या है? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, वो क्या हो जाए? सही से कर सके वो, राइट। अब मान लीजिए एक पेशेंट बहुत सिक था, आईसीयू के अंदर आया, आपने केयर प्रोवाइड की, राइट, और केयर करने से, आपकी केयर करने से पेशेंट ठीक हो गया। अब वो पेशेंट क्या कर रहा है, राइट, अपना काम खुद का खुद काम कर सकता है, इसका मतलब खाना सेल्फ खा सकता है, राइट, उठ के जाके जो है वो वॉशरूम करके आ सकता है, कपड़े खुद चेंज कर लेता है। तो अगर इतना काम आप उसको क्या कर देंगे, आप डिपेंडेंट कर देंगे उसको, सेल्फ डिपेंडेंट, तो ऑरेम्स कहता है कि साहब इतना काम जब करने लग जाए तब आदमी को डिस्चार्ज आप कर सकते हैं, राइट। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि इतनी नर्सिंग केयर अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है सेल्फ केयर थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट आपका अडेप्टेशन, रॉयज अडेप्टेशन, कौन सा है? रॉयज अडेप्टेशन मॉडल, रॉयज अडेप्टेशन मॉडल। अब रॉयज कहता है कि जो भी चीजें हो रही हैं उसको अडॉप्ट करना सीखें। क्या करना सीखें? अडॉप्ट करना सीखें। अडॉप्ट क्यों करना है, राइट? अडेप्टेशन का मतलब है इफ एनीथिंग happened एक्सीडेंटली अगर कुछ भी हैपन हो गया है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कूली था, राइट, और कूली जो है वो सामान लेके चल रहा था, अचानक से उसका पैर फिसला और वो ट्रेन के नीचे पांव आ गया, एक पांव कट गया, राइट। अब वो उसकी फैमिली को जो है वो सर्व करने वाला वो एक ही बंदा था, राइट। अब उस बंदे के लिए जो है वो मुसीबत हो गया घर चलाना, कि साहब मेरी तो एक टांग ही नहीं रही, अब मेरे को तो कुली का काम आता है, राइट, और कुली का काम आता है तो मैं अब इस एक टांग के साथ में कुली का काम नहीं कर सकता, राइट। तो उसको स्ट्रेस आने लगेगा, उसकी दिक्कतें होने लगेगी। तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रेंड करेंगे,
क्या ट्रेंड करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, राइट। ट्रेनिंग किसकी, अदर वर्क की, ट्रेनिंग फॉर अदर वर्क, फॉर अदर वर्क, राइट। he can do effectively, इफेक्टिवली अगर वो काम कर सके, ही कैन डू इफेक्टिवली, राइट, सही से कर सके, तो उसकी ट्रेनिंग देनी है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, उसको कैंडल मेकिंग दे दिया, क्या दे दिया, कैंडल मेकिंग दे दिया काम उसको, राइट। उसको जो है वो आपका स्टिक्स बनाने के लिए दे दिया, स्टिक्स मेकिंग, राइट। नेक्स्ट आपने काम दे दिया उसको क्लॉथ स्टिच का काम दे दिया, राइट। सिलाई का काम सिखा दिया उसको, मोमबत्ती कैंडल बनानी सिखा दी, राइट। तो जितनी भी चीजें आपने करवाई है वो सब रिहैबिलिटेटिव केयर है। कैसी केयर है, रिहैबिलिटेटिव केयर है। तो कुल मिला के जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सब क्या है, रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन है। पेशेंट खुद जो है वो अडॉप्ट कर जाएगा सिचुएशन को, और क्या कर जाएगा, आपको समस्या सिर्फ जो है वो पैसों की है, काम की है कि साहब मैं मेरी फैमिली को कैसे पालूंगा। तो आप उस सिचुएशन को जो है वो अडॉप्ट करें कि अब हुआ जो हो गया, मुझे आगे क्या करना है, मेरी फैमिली को जो है वो संभालना है, मैं मेरी फैमिली के लिए अच्छा करूंगा, यही सभी चीज़ें जो हैं वो लेके चलनी पड़ेगी। तो उसको कैंडल मेकिंग सिखा देंगे, स्टिक मेकिंग सिखा देंगे, राइट, क्लॉथ को सिलना सिखा देंगे, कपड़े सिलना सिखा देंगे, बुनना सिखा देंगे। ऐसे सभी काम जो वो आसानी से, जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं, 2 हाथ है, हाथ से वो क्या क्या कर सकता है, राइट, वो सभी चीज़ें अपन इसको एजुकेट करवा देंगे। तो ये होता है रॉयस अडेप्टेशन मॉडल। अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस आता है, क्या आता है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस पे काम करना है, राइट, जैसे कॉबलर और रॉस ने थ्योरी दी है, राइट, डाबडा की। तो डाबडा में आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस को अडॉप्ट करना है आपको, राइट। कॉबलर एंड रॉस, कॉबलर एंड रॉस ने जो थ्योरी दी है डाबडा, ठीक है। अब डी का मतलब क्या हो गया, डिनाइल, ठीक है। ए का मतलब हो गया एंगर, बी का मतलब हुआ बार्गेनिंग, नेक्स्ट डी का मतलब हुआ डिप्रेशन, और लास्ट में क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। अब देखिएगा, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। हुआ क्या, अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हुई तो क्या होगा, मिस हैपनिंग में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस सिचुएशन को डिनाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, वो डिनाई करता है, राइट। नेक्स्ट आपका एंगर, गुस्सा आएगा, ठीक है, क्रोध करेंगे अपन। नेक्स्ट बार्गेन करेंगे, किसके साथ, भगवान के साथ, राइट, कि साहब इतना है मेरा, ये जो पैसा है तू रख ले, पर मेरे को वो इंसान दे दे, मेरा दोस्त दे दे मुझे वापस, राइट। तो ये क्या है, बार्गेनिंग है। अगर डिप्रेशन में गया और डिप्रेशन से उसने क्या किया, स्ट्रेस अडॉप्ट नहीं किया और वो स्ट्रेस में ही चला गया, तो वो एक्सेप्टेंस कर ही नहीं पाएगा, और एक्सेप्टेंस नहीं कर पाएगा तो वो केस में रहेगा, डिप्रेशन में ही रहेगा, और फिर उसके मन में सुसाइडल अटेम्प्ट्स के थॉट्स आएंगे और वो परेशान रहेगा, वो अपनी लाइफ को जो है वो सेक्रीफाइस कर देगा, राइट। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। बेसिक नीड, अरे भैया बेसिक जो नीड लिखी है, ठीक है, कि साहब 6 नीड बाकी है, ऐसा नहीं है, जो भी बेसिक नीड्स हैं वो बताई हुई है, नीड कोई नहीं पूछता आपको, ठीक है, कि कितनी 14 नीड है तो आपको 14 की 14 लिखना जरूरी है, राइट। थियरीज पढ़ाने के लिए जो है वो 1 मंथ भी थियरी पढ़ाओ तो भी कम पड़ेगी, राइट, क्योंकि एमएससी के अंदर पूरा एक टॉपिक जो है वो थियरीज का ही है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें, थियरीज में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें आपको लिखाई गई है, मोर देन सफिशिएंट, आपको जो है वो चीजों को समझना है कि कहाँ पे कौन सी थियरी है। एग्जाम्पल्स अगर आएंगे आपके तो उस एग्जाम्पल से आप पूरी थियरीज को जो है वो क्लियर कर देंगे। अब 21 प्रॉब्लम्स की जब बात करेंगे तो 21 प्रॉब्लम किसकी है, राइट, खाने की समस्या, पानी की समस्या, एयर की समस्या, इमोशन की समस्या, अडॉप्टेशन की समस्या, एंजाइटी की समस्या, यही सभी प्रॉब्लम्स हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम कहा गया है,
राइट। चलिएगा नेक्स्ट आपका, तो कॉबलर रॉस ने ये थ्योरीज दी, अगर डिप्रेशन में गया और वो पेशेंट बाहर नहीं आया तो क्या रहेगा, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा, नहीं तो क्या है एक्सेप्टेंस हो जाएगा, चीजें सुचारू रूप से चलने लगेगी। वो एक फेज होती है, उस फेज से पेशेंट को बाहर आना जरूरी है, यही चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा, तो आज की समय की सीमाएं जो है वो समाप्त हुई है। तो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ में, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जुड़े रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ में। थैंक यू सो मच। चलिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। गुड नाइट, शबा खैर।